लोक सदन के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं, आदरणीय गिरीश पंकज जी। मैं जानना चाहता हूं सर, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा के संदर्भ में आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं। आपकी दृष्टि से क्या होने जा रहा है? अच्छा, हाँ, बड़ा सुंदर सवाल किया। अभी हम निसंदेह एक लेखक हैं और रचनाकार हैं। हम वरिष्ठ दृष्टा तो नहीं है कि कल क्या होने जा रहा है उससे हम बता सके। जी जी। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि जो होगा अच्छा होगा। और जो भी अभी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया हुई है, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तो एक छत्तीसगढ़ के नागरिक के नाते मेरा सोचना है कि जो भी सरकार आए वो छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम करे। क्योंकि दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 23 वर्षों में छत्तीसगढ़ का जैसा विकास होना था वैसा नहीं हो पाया। हुआ है जरूर, जो 3 राज्य बने थे आज से 23 साल पहले, उसके मुकाबले छत्तीसगढ़ का निसंदेह विकास हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ करके सभी दलों को राज्य के उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए मिलजुल करके काम करना चाहिए। विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की बात हो तो मुझे लगता है कि सबको मिलजुल करके आगे आना चाहिए। मैंने एक महसूस किया है कि इस बीच पिछले कुछ वर्षों में आपसी कटुता भी बढ़ी है। राजनीतिक जो कभी मतभेद हुआ करते थे वे मनभेद तक पहुंच गए। तो ये जो परिदृश्य दिखाई देता है उसको देख करके पीड़ा होती है। और परिणाम भविष्य में क्या होगा ये तो जनता के मन में जो कुछ है वो उसने ठान लिया है। वो तो जब 3 दिसंबर को दोपहर 12-1 बजे तक बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन और व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ तो मैं उस तरह का भविष्य दृष्टा नहीं हूँ। जैसी बहुत सारी चीजें मैं देखता रहता हूँ तो हंसी भी आती है कि कोई भाजपा को जिता रहा है, कोई कांग्रेस को जिता रहा है। जी जी। भविष्य परिणाम तो भविष्य के गर्भ में है। न नाग दूर न हंसिया कहा गया, हमारे यहाँ कहावत है। तो जो कुछ है वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इस तरह से हमारे बहुत सारे मित्र जो भविष्यवाणी कर देते हैं, टेबल पर बैठ करके एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं कि यहाँ पर ये जीतेगा, वहां पर वह जीतेगा और इसकी सरकार बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमें निरक्षीर विवेचन के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। 3 दिसंबर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके उस दिन जो परिणाम आता है उसके बाद शाम को हमें बैठ करके डिस्कशन करना चाहिए कि अब ये जो नई जो पार्टी आई है, उसकी जो सरकार बन रही है, उसका भविष्य का एजेंडा क्या होगा। उस पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो उन्होंने अपने इरादे व्यक्त किए हैं, उस वादे पर वो कितनी खरी उतरेगी पार्टी, उस पर बात करनी चाहिए। यहाँ मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि वादे बहुत होते हैं। मैंने इस पर लगातार लेख भी लिखे हैं, मैंने व्यंग्य कविताएं भी लिखी हैं। अभी तो एकदम तत्काल याद नहीं आएंगी क्योंकि सीधे बात इंस्टेंट बात हो रही है अपनी। तो वादे बहुत होते हैं, भरमाने वाले होते हैं, लोक लुभावन होते हैं। और हमारी मासूम जनता, निसंदेह जनता बहुत मासूम होती है। जो आम वोटर है वो झांसे में आ जाता है कि ये पार्टी ऐसा ऐसा कह रही है तो जरूर ये कुछ करेगी। उस चक्कर में प्रभावित होकर उसको वोट देता है। लेकिन आपका भी अनुभव है, मेरा भी है कि वर्षों से हम ये देखते आ रहे हैं कि जो वादे होते हैं उसको किस तरह से लिंगर ऑन कर दिया जाता है, उसको किस तरह से टालने की कोशिश होती है। कह दिया जाता है कि साहब ये अभी संभव नहीं, हम जरूर करेंगे। करते करते 5 साल निकल जाते हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि जिन सरकारों ने, जिन पार्टियों ने वादे किए, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया और लगातार उसको टालते रहे और कहते रहे हम करेंगे। तो इच्छा शक्ति का अभाव दिखाई देता है। ये कमी हमारे राजनेताओं में है, पार्टियों में है। उसके कारण
मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का नुकसान ही हुआ है। वो ये ऐसा मैं भी फिलहाल अपनी बातचीत में ये मैं सोच रहा हूँ। जी जी जी, आपने विस्तार से बड़े ही महत्वपूर्ण बातों को रखा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह हमारे लोकतंत्र में कि निर्वाचन के माध्यम से प्रक्रिया चलती है, तो ऐसे में मैं इस विषय पे जानना चाहता हूं। खास तौर पर एक समय था जब कोई प्रत्याशी जो है लोक लुभावन न तो वादा करते था और न ही पैसे बांटता था, रेवड़ियां बांटता था। इस पे आप क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छी बात की। आज जो रेवड़ी बांटने का चलन चला है, लोक लुभावन वादों का चलन चला है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारा जो प्रत्याशी है, जो हमारा जो नेता है, वह नैतिक रूप से काफी कमजोर हो चुका है, चारित्रिक दृष्टि से काफी भ्रष्ट हो चुका है। उसे पता है कि जनता के बीच में अगर जाऊंगा तो खाली हाथ ही जाऊंगा, उसने कोई काम किया नहीं। मैं दंग हो जाता हूँ, कर जाता हूँ। हमारे सांसदों को देखता हूँ, विधायकों को देखता हूँ, इनके पास करोड़ों रुपए की निधि है, सरकार की ओर से व्यवस्था है कि आप जनहित के काम करवाइए, आपको हम 5 करोड़ देते हैं, आपको हम 10 करोड़ देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का कि उस पैसे का उपयोग वो कर नहीं पाते, वो पैसा उनके पास बचा रह जाता है। और अगर किसी को देते भी हैं, थोड़ा बहुत दिया, तो उसमें कमीशन खोरी चलती है। पता लगा कि हम 1 करोड़ दे रहे हैं तो उसको हमको आपको 30% देना पड़ेगा, तो पता लगा 30 लाख विधायक ले लेता है या सांसद ले लेता है। तो इस तरह का चरित्र जब हम अपने नेताओं का देखते हैं तो जनता के मन में वितृष्णा की भावना आती है। तो आकर्षित अपनी ओर करना है तो चुनाव के समय उनको फिर एक बार नकद पैसे दे दिए जाते हैं, किसी को कंबल दे दिया जाता है, किसी को दारू बांट दी जाती है। जिसकी जैसी इच्छा है उस समय उसको इसकी संतुष्टि करने के लिए उससे सब दिया जाता है। यही कारण है कि आज छोटे से छोटे चुनाव करोड़ों के हो गए हैं। जब मैं किसी से बोलता हूँ कि यार 1 करोड़ खर्च हो गया है, तो वो हंसने लगता है कि विधानसभा का चुनाव 1 करोड़ में नहीं होता, वो 20-25 करोड़ 50 करोड़ तक चला जाता है। तो ये एक हम अपनी दृष्टि हमारी उतनी नहीं, हम सोचते हैं 1 करोड़ बहुत हो गया, तो बोलते नहीं, अब कहाँ लगाए हो आप, अब तो 50 करोड़ और 500 करोड़ तक की बात करो। तो जब बाहुबली लोग, धनबली लोग राजनीति में आते हैं तो जो बेचारा सीधा साधा जो सेवक है, जो काम करना चाहता है, सही में विधायक बनना चाहता है या सांसद बनना चाहता है, वो बन नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उतनी आर्थिक स्थिति नहीं है। जबकि जब देश आजाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, हमारा गणतंत्र बना और जब आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें सामान्य व्यक्ति एकदम चुनाव लड़ता था और वो जीत जाता था। उसे पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे, वो निकलता था और लोग समझ जाते थे कि हमारा जनप्रतिनिधि है, सच्चा जनप्रतिनिधि, ये आ जाएगा तो हमारे लिए हमारी आवाज उठाएगा। और ये सिलसिला वर्षों तक चलता रहा, लगभग 2 दशक तक चलता रहा। मैं कई बार कहता हूँ जो 60वीं पीढ़ी आई 60 के बाद, आजादी के 60 साल के बाद, वो जब धीरे धीरे पीढ़ी आती गई, उसमें स्खलन आने लगा, उसमें पतन होने लगा। वो सत्ता के महत्व को समझने लगे, उनको ये लगने लगा कि सत्ता कामधेनु गाय है, इसे हम जितना दूर सके उतना दूरते जाएं। तो उसके कारण फिर धीरे धीरे भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया। फिर वो चुनाव में खर्चे बढ़ने लगे, अपनी छवि को चमकाने के लिए तरह तरह के साधनों का उपयोग होने लगा। तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति आज है कि आज एक छोटा सा, अगर ये नगर पालिका का चुनाव भी लाखों में होने लगा है, तो ये जो पैसे की भूख है और पैसे बांट करके जीतने की ललक है इस देश में बढ़ गई है, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। मुझे अपनी एक लाइन याद आ रही है, अब लोकतंत्र बोला कि बस यही तो खोट है जी लोकतंत्र में, आदमी एक वोट है जी लोकतंत्र में। जी जी जी, उस लोकतंत्र में सिर्फ व्यक्ति वोट बन के रह गया है और उस वोट को खरीदने के लिए
नोट का उपयोग होने लगा है। उसके कारण जो भी चुन करके आता है वोट के नोट के बलबूते पे, तो वो सोचता है कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया है वो मेरा पैसा निकल जाए। इसलिए राजनीति अब साधन समाज सेवा का माध्यम नहीं रह गई। वो जैसे कोई एक दुकान चलाता है, एक शोरूम बनाता है अपना, तो जितना उसका खर्च हुआ है वो चाहता है कि मैं उसको वसूल लूं, निकाल लूं और प्रॉफिट में भी रहूं। तो राजनीति भी अब व्यवसाय हो गई है। तो उसके कारण जितनी भी मैं विकृतियां देखता हूं एक नागरिक के नाते, एक तटस्थ होकर के, एक लेखक के रूप में, तो मुझे लगता है कि ये जो बुराइयां आई है उसके कारण जनता के काम नहीं होते, सिर्फ दिखावा, प्रदर्शन, वादे ही होते हैं। उसका खामियाजा भी हमने देखा, बहुत सारे वीडियो अभी वायरल हो। चुनाव के समय जब नेता जाते हैं, चुना हुआ विधायक जाता है, तो किस तरह से उसको वहां जनता फटकारती है कि 5 साल बाद मुंह दिखाने आए हो। तो वो लज्जित होकर के सिर नीचा करके हाथ जोड़ करके आगे बढ़ जाता है। तो ये दृश्य बहुत भयावह दृश्य है, दुखद दृश्य है, लोकतंत्र के लिए घातक है। कुल जब आप जो बता रहे हैं जी, सन 47 से लेके 60 फिर अभी का जो चित्र है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वह हैक हो गया है। जिस तरह आज प्रश्न खड़ा हो गया है ईवीएम पर कि ईवीएम भी हैक होते हैं, कृपया इस पर भी प्रकाश डालें कि जो ईवीएम जो आज प्रश्न चिन्ह लग गए हैं ईवीएम पर, तो फिर निष्पक्ष चुनाव कहाँ रह गया। सही बात, ये भी एक बात तो आती है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने निर्वाचन आयोग से जुड़े एक बड़े सज्जन का वक्तव्य अखबार में पढ़ा, धारावाहिक 2 किस्तों में उन्होंने ये आश्वस्त किया है देश की जनता को कि ईवीएम कोई हैक कर नहीं सकता जिस तरह से उसकी व्यवस्था है। लेकिन ये तो हमारा साइबर अपराध का दौर है ना। अच्छे खासे मतलब व्यक्ति के खाते से भी रकम उड़ा ली जाती है, सिर्फ फोन करता है और बात करता है। तो ये निसंदेह हम हैक के युग में चल रहे हैं, हैकरों के युग में हम जी रहे हैं। तो जब वो बैंक के खातों को हैक कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, एक तकनीकी चीज है ये ईवीएम मशीन, उसको भी हैक किया जा सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ईवीएम मशीन को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए काम होना चाहिए। एक दौर था जब बैलेट पेपर मतपत्रों के सहारे ये हम लोग मतदान करते थे। वो एक पुरानी बात हो गई। हम समय के साथ, तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी अपने यहाँ वहाँ ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था किए हुआ है। ये देश हमारा इतना आगे बढ़ चुका है, इसलिए हम पीछे रिवर्स नहीं हो सकते। रिवर्स गियर हम विकास को नहीं लगा सकते कि हम फिर वो मतपत्रों के दौर में चले जाए। हमें ईवीएम मशीन पर भरोसा करना होगा। और इसमें जो कमियां आई है, जो हैकिंग का जो आरोप लग रहा है, उसमें कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, उससे लगता है कि जरूर हैकिंग उसकी होती है। कुछ लोग राजनीतिक साजिश करते हुए कुछ ऐसा कर भी सकते हैं। इसलिए मेरा निर्वाचन आयोग को या भारत सरकार से भी ये अनुरोध है कि आप ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता को और मजबूत करें, उसमें ऐसे टूल्स लगाएं कि वो किसी भी तरीके से हैक ना हो सके। तो अगर हम कर लेंगे तो ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। और मैं ईवीएम मशीन की हम गर्व होता है कि आज पूरी दुनिया में भारत की जो स्थिति है तकनीकी के मामले में, हम इतने आगे बढ़ गए। आज भी कुछ देशों में मतपत्रों के आधार पे वोटिंग हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उस दौर में न लौटे, हम ईवीएम मशीन के सहारे ही वोट करें। लेकिन अगर आरोप लग रहे हैं कहीं न कहीं हैकिंग उसकी हो रही है, तो उस व्यवस्था को सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मेरा सर आपसे ही, आप जिस तरीके से प्रबल समर्थन आपने किया है ईवीएम का, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि जब हम धरती में बैठ करके चंद्रमा पर को कंट्रोल कर सकते हैं और वहां अपने मन मुताबिक स्थितियों को बना सकते हैं लाखों किलोमीटर दूर, तो फिर एक छोटे से ईवीएम को कैसे नहीं हैक किया जा सकता।
मैंने बहुत सुंदर बात की, ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें इस तरह की व्यवस्था बनानी होगी कि हम कुछ सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से लाने होंगे कि हम हैक न कर सके, और जो लोग हैक कर सकते हैं, ईवीएम मशीन को हैक कर सकते हैं, उन पर हमारी निगरानी भी होनी चाहिए। इसलिए तो जहां पर मशीनें रखी जाती हैं कि भाई उनको ताले में बंद करके उस कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं और उनके कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यही एक तरीका हो सकता है। हालांकि देखो, करने वाले तो आप चोरी करने आप लगातार जितने आप कैमरे लगा लीजिए, उसके बावजूद डकैती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, तो तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं, लोग नकाब लगा करके चले जा रहे हैं। अब लाख कोशिश करने, अगर तो साजिश करने पर उतर आए कोई पार्टी, किसी पार्टी का हम नाम नहीं ले सकते है, अगर वो करने का है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न नैतिकता का है, ईमानदारी का है। हम उस पर ही, हम लोकतंत्र तांत्रिक तरीके से उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर कोई उसके बावजूद अगर कोई धोखा कर रहा है, हम एटीएम मशीन हमने लगाई है, हमें अपना कार्ड डाल करके पैसे निकाल लेते हैं, अब पता लगा वहीं आकर कोई साजिशन ठग करके पैसे निकाल लेता है। कुछ लोग आते हैं पूरी पैसे निकालने के लिए मशीन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये अराजक तत्व तो हर युग में रहे हैं। जी। तो ईवीएम को भी हैक करने की निसंदेह कोशिश होती ही होगी, और हो सकता है कुछ लोग सफल भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा जो एक निजी अनुभव है, जी, आज भी मैं सोचता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ उसमें, अगर सभी इसी तरह से ईवीएम हैक होने लगती तो जो समय समय पर जो परिणाम, अगर हम भाजपा की ही बात करें तो भाजपा के विरुद्ध भी परिणाम हमने देखे हैं, आते रहे हैं। अगर उसी तरह से भाजपा का ही अब नाम ले लें, क्योंकि उस पर आरोप लगता है, अगर ऐसा ही ईवीएम हैक कर सकती तो पूरे देश में उसकी ही सरकार बनती। आज तो ऐसा नहीं है, कुछ ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और लगातार अभी जो परिणाम हमने देखे वहां भाजपा की सरकार नहीं बन सकी। तो इसका मतलब है कि वो हैक नहीं कर पाए, करने की हो सकता है कोशिश की होगी उनके लोगों ने, लेकिन इसलिए नहीं कर पाए कि ईवीएम मशीन को आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जो प्रश्न आपने उठाया, जो रह करके सवाल उठते रहते हैं, तो उसको देखते हुए मेरा अपना ये है कि निर्वाचन आयोग को इस तरह से ऐसे टूल विकसित करने के, ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करने होंगे कि कोई पार्टी अगर चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, अपने तरीके से घर बैठ करके, भाई साइबर क्राइम तो करते हैं ना, अपने घर बैठ करके ही तो लूट पाट कर रहे हैं, हैक कर लेते हैं, खाते को कर लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। छोटे छोटे कस्बों में बैठ करके लोग ये काम कर रहे हैं। तो लोग अपने अपने घरों में बैठ करके भी ईवीएम मशीन को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हमारे आयोग को और जो ईवीएम जो मशीन बना रहे हैं उनको इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि एक बार अगर जो बटन दब गई और जो कुछ वहां पर हो गया मतदाता के द्वारा, उसे कोई भी दूसरी ताकत, जो साइबर ताकत है, उसमें फेर बदल न कर सके। अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है कि एक बेहतर परिणाम हमारे सामने आ सकता है। वर्षा तो, लेकिन ये तो सही बात है कि जब हम यहाँ बैठ करके अपने रोवर को चंद्रमा में, अंतरिक्ष में जो हमारा यान गया है, तो वहां से बैठकर हम उसको निर्देश दे सकते हैं कि उसे दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कुछ उसको स्लीप मोड में जाना है, ये सब भी कर सकते हैं। तो ईवीएम मशीन को भी हैक करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जहाँ तक जिस तरह से लोकतंत्र का प्रेमी हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि इस तरह का अपराध हमारे दलों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की इज्जत का सवाल है, लोकतंत्र के संरक्षण का सवाल है। जी। आदरणीय गिरीश पंकज जी, आपने हमें बहुत अपना कीमती समय दिया। अब चलते चलते लास्ट में, अंतिम में आपसे निवेदन करते हैं कि 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और भारतीय लोकतंत्र के अनुरूप एक सरकार छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी चुन कर आएगी। तो हम
आपसे ये निवेदन करते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो जिससे देश में लोकतंत्र और मजबूत होकर के आम आदमी विकास के पथ पर अग्रसर हो, यह सब हो सके। बहुत बहुत सुंदर बात बहस की। और ये अब मैं जब आपने कही है तो मुझे महात्मा गांधी याद आ रहे हैं। गांधी जी ने आज़ादी के पहले भी तमाम अपने अखबारों में, पत्रिकाओं में वो लिखते रहे और गाँव को लेकर के उनके मन में बहुत अच्छी भावना रहती थी कि गांव हमारे बहुत शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, आधुनिक बने। दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 सालों में हमने गांव की हालत देखी है कि दिनों दिन उनकी हालत बदतर होती जा रही है। आप भी कई गांव में गए हैं, मैं भी गांव में जाता रहा हूं। वहाँ की सड़कों की दुर्दशा, वहाँ के तालाबों की दुर्दशा, वहाँ की खेती बाड़ी, सबको देख कर लगता है कि धीरे धीरे हम कितने दूर होते जा रहे हैं अपने गांव से। गांव को हम बहुत चालाकी के साथ शहर की सीमा में ले आते हैं और वो गांव जो है शहर का एक हिस्सा बन करके अलग तरीके से विकास करने लगता है। वहाँ की खेती खत्म हो जाती है, वहाँ के कुम्हार खत्म हो जाते हैं, वहाँ के चर्मकार खत्म हो जाते हैं, वहाँ के लोहार खत्म होते जा रहे हैं। पूरा दृश्य पूरे देश में इसी तरह चल रहा है। और जबकि हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनके पास पूरा बजट रहता है, वो गांव का भला कर सकते हैं, गांव के उन्नयन में सहायक हो सकते हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि वो राशि कहाँ चली जाती है, किस तरह से मिलकर बांट करके खाली उसका दोहन हो जाता है, गांव उसी के तरह रह जाते हैं। तो अगर इस देश को, समूचे देश को, राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे जनप्रतिनिधियों को पूरी ईमानदारी के साथ गांव के विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। गांव में एक अच्छी समृद्ध लाइब्रेरी हो, गांव में एक समृद्ध दवाखाना हो, गांव में हाईटेक स्कूल हो। जो सुविधा हम शहर को देते हैं, हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में हमें स्मार्ट गांव की बात करनी होगी। एक नया शब्द अभी मेरे दिमाग में तत्काल आया है कि हमें हमारी जो नई सरकार आए 5 राज्यों में, और 5 राज्यों के बाद अगले साल चुनाव भी होने, आम चुनाव होने, तो हमारी जो राजनीति है वो स्मार्ट गांव की ओर जानी चाहिए कि शहरों का हमने बहुत विकास कर दिया, अब हमें गांव का विकास करना है। गांव में हमारी झुग्गी झोपड़ियां खत्म हो, वहां भी पक्के मकान बने हैं। वहाँ उन गांव भी हमारे, जैसे विदेश में मैं कई बार गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, दूसरे देशों की यात्रा मैंने, वहाँ के मैंने गांव देखे हैं। वहाँ के गांव कितने समृद्ध हैं, हाईटेक है, वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में खेती बाड़ी होती है। हम अपने गांव को उसी तरह से स्मार्ट गांव बनाए, गांव के लोगों का रहन सहन हम उच्च करें, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारे खेत कम न हो पाए, वहाँ कॉलोनियां विकसित ना हो। हम 2 मंजिला 3 मंजिला भवन बना लें, लेकिन हमारे खेती का रकबा कम नहीं होना चाहिए, हमारी खेती की जमीन कम नहीं होनी चाहिए। हमारी जमीन जितनी विस्तार में विस्तृत रहेगी, जितनी समृद्ध रहेगी, उतना इस देश को अन्न मिलेगा, जल मिलेगा। इस दिशा में हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। तो आने वाले समय में जो परिणाम आएगा 3 दिसंबर के बाद, जो भी सरकार बनेगी, अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन उनके एजेंडे में स्मार्ट गांव की परिकल्पना रहनी चाहिए। शहरों के बजाय अब हम गांव को फोकस करें, गांव में सुंदर स्टेडियम बने, गांव में सुंदर स्कूल बने, हाईटेक स्कूल बने, तो गांव के बच्चे भी हमारे शहरों के बच्चों की तरह पोशाक पहने, उनके पास भी ऐसे संसाधन हो कि वो शहर का मुंह न ताके, गांव में रहकर ही भी उनकी अपनी वैज्ञानिक दृष्टि हो, वो भी शहरी जीवन को जी सकें, लेकिन उनके भीतर गांव बचा रहना चाहिए। गांव के खेत खलिहान बचे रहे, गांव के खेल बचे रहे। इस दिशा में सरकार ने पिछले बार किया, ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन किए, इस तरह के आयोजन होने चाहिए। हमारे पारंपरिक खेल बचे रहे, हमारे पारंपरिक उद्योग बचे रहे। इस दिशा में मुझे लगता है आने वाले समय में सरकारों को और ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा कर सके तो हम निसंदेह ग्लोबल से लोकल से ग्लोबल होने की अवधारणा को सार्थक कर सकेंगे, और मेरा भारत, हम सबका भारत आने वाले समय में एक समृद्ध और महान भारत के रूप में भी उभर सकेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, बहुत हमारी शुभकामना है यार कि जो चिंतन आया है, मनन हम लोगों ने
किया है वो दूर दूर तक पहुंचे और जिनके लिए पहुंचे। कई बार होता है कि हम अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छे विचार देते हैं, लेकिन वो जंगल में मोर नाचा की तरह हो जाता है कि हमने बातें तो अच्छी की, लेकिन जिन तक वो बात पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाती। तो मेरा उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से ये बात उन लोग तक भी पहुंचनी चाहिए जिनके लिए हमने ये बात कही है। कम से कम उनके कानों में जू तो नहीं दे। आपने बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छी बातचीत हुई, इसके लिए आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे सोचने वाले लोग हमारे समाज में हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।